दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव गुलमोहर। देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन 353 सीटों पर काबिज एनडीए गठबंधन को सत्ता से बेदखल कर सकता है। वहीं विपक्ष सत्ता पर अलोकतांत्रिक होने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने, उन्हें तबाह करने पर सवाल उठा रहा है। आज हमारे साथ इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार गौरव जी, नमस्कार। गांव के लोग में आपका स्वागत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से बेदखल करने का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में आप जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 को, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए गौरव जी, 2024 का चुनाव जो है वो 1952 के बाद भारत की राजनीति का 1952 और 77 के बाद भारतीय राजनीति का सबसे जो है वो एक जटिल, कठिन और चुनौतीपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह से 1952 पहला चुनाव था और 13-14% साक्षरता थी देश में, लेकिन इस देश के निरक्षर लोगों ने, जिनको निरक्षर कह सकते हैं, लेकिन विवेकवान लोगों ने एक जो है लोकतंत्र की प्रणाली को स्थापित किया इस देश में। ऐसे ही जब आपातकाल लगा तो 75 से 77 तक बहुत 22 महीने बहुत संकट का दौर था, लेकिन 77 में जनता ने फिर ये स्थापित किया कि नहीं, हमको लोकतंत्र पसंद है, हमको लोकतंत्र हमारे स्वभाव में है और हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, चाहे वो उससे कोई खारिज कर दे। उसी तरह का चुनाव जो है वो 2024 का चुनाव होने जा रहा है कि संविधान, लोकतंत्र और जो तमाम मूल्य हैं संविधान के और स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य हैं, जिनके आधार पर एक तरह से लोकतांत्रिक गणराज, संप्रभु लोकतांत्रिक और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना हमारे पुरखों ने की थी, वो कितना चलेगा, कैसे चलेगा और क्या ये चुनाव एक औपचारिक चुनाव होगा या इसके बाद जो है वो चुनाव की क्या स्थितियां होंगी। तो इस तमाम सवालों के बीच में 2024 का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ, ठीक कहा आपने, एक तरफ मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा जो निजाम है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको चुनौती देते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्याय बहुत जरूरी है और न्याय जो संविधान में उल्लिखित है, वो 5 तरह की न्याय की बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो दिखाई पड़ता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, उसमें भारत जो है दिक्कत में आ गया है, ऐसा तमाम विद्वान, तमाम लोग कह रहे हैं और हम लोग भी अपने इर्द गिर्द उसको महसूस कर रहे हैं। तो 2024 के चुनाव में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो दांव पर हैं। जो एक तरह से भारत की जो एक विशाल परंपरा रही है, जिसको कि ये निजाम भी कहता है कि भाई इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन वो लोकतंत्र जननी क्या मतलब, जो है वो जननी की जो संतानें हैं वो मतलब विकलांग रहेंगी या बीमार रहेंगी या जो है वो कैंसर से पीड़ित रहेंगी, वो किन किन बीमारियों से पीड़ित रहेंगी, कि या वो स्वस्थ संतानें रहेंगी जो लोकतंत्र की जननी होने का दावा करता है देश। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं और सिर्फ सिर्फ लोगों के मन में ये है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हमको ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन हमको सत्ता मिल गई, स्थायित्व मिल गया, हम विकास करेंगे। तो विकास के अवधारणा पर सवाल है, लोकतंत्र के अवधारणा पर सवाल है और जो नेतृत्व है उसकी जो है वो कुशलता और उसके कार्यशैली पर सवाल है। तो और तो भारत लोकतंत्र के जो एक तरह से कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, वो कितने रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, जनता कैसे बिहेव करेगी और भारतीय जो शासन व्यवस्था है कैसे चलेगी, ये तमाम सवाल एक साथ जो है उठ करके खड़े हुए हैं। इसलिए 2024 का चुनाव है, कोई रूटीन का चुनाव नहीं है, कोई एक तरह से नियम मतलब जो है नियमित चुनाव नहीं है। भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में चुनाव होने जा रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण देशों में चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है, ब्रिटेन में चुनाव होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव होने जा रहा है। तो बहुत सारे 5 या 6 मतलब कम से कम आधा दर्जन जो है, संभवतः कनाडा में भी चुनाव होने जा रहा है। तो 5 या 6 जो बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें चुनाव होने जा रहा है।
तो और भारत जो कि दुनिया की एक 1/6 पॉपुलेशन भारत में रहती है, बड़ी आबादी भारत में रहती है। तो डेमोक्रेसी का क्या जो डायरेक्शन है, ग्लोबल डायरेक्शन है, जो वैश्विक दिशा है लोकतंत्र की, वो इस चुनाव 24 में तय होने जा रही है। इसलिए भारत का चुनाव कई लिहाज से महत्वपूर्ण है और तमाम जगहों पर एक अलग अलग तरह के लोकतंत्र पर खतरे मंडरा रहे हैं। और भारत में भी बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, आप भी महसूस करते हैं। इसलिए 24 का चुनाव मुझे लगता है, ये कह देना कि मैं इतना जीत जाऊंगा और मैं इतना हार जाऊंगा, ये अभी मैं तुरंत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। अगर ऐसा कह देना भी लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है। आपने इसका मतलब चुनाव हो चुका है, आपने पहले से ही परिणाम घोषित कर दिया है। इसलिए मैं इस चुनाव को खुला मान कर चल रहा हूं, लेकिन कठिन और चुनौतीपूर्ण मान के चल रहा हूं। जी। सर, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भारतीय लोकतंत्र और भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संकट की बात कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संकट है? हाँ गौरव, ये बात जो है वो, इसकी आंच जो है वो, जो भी लोकतंत्र के लिए सक्रिय लोग हैं, जो लोकतंत्र की को परिभाषित करते हैं, उनके विश्लेषणों को देखना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो एक तरह से जो तमाम इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, इंटरनेशनल पैरामीटर्स के आधार पर भी देखना चाहिए। जैसे वीडम जो है, वीडम ने भारतीय डेमोक्रेसी को और भी नीचे गिराया है। और इसके अलावा जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो मीडिया की आज़ादी है उसको काफ़ी जो है वो एक तरह से अंडरमाइन किया है। भारत में मीडिया की आज़ादी बहुत नीचे के स्तर पे है, 150 वगैरह से नीचे है। इसी तरह से वीडम भी कहता है डेमोक्रेटिक इंडेक्स भी काफ़ी नीचे है भारत का। और दूसरी चीज़ यह है कि भारत में लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, वो मूल्य किन लिहाज से जो है वो छीज रहे हैं, किन लिहाज से संकट में है, इसकी कुछ बानगी आप जो है वो नागरिक अधिकारों के रूप में देख सकते हैं, संस्थाओं के रूप में देख सकते हैं। और जो एक तरह से जो है वो तमाम जो ऑम्बुड्समैन हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली, उनके बिहेवियर के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि न्यायपालिका जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है। न्यायपालिका ने निश्चित तौर पे अभी हाल में एक इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में बहुत अच्छा फैसला दिया है, लेकिन बहुत देर बाद दिया, जब जो है बहुत देर कर दी हजूर आते आते। तो अब जब जो है वो मतलब वही हम लोग तरफ अवध में कहावत चलती है कि साझे न आयो सकारे न आयो, और आयो न तुम दोपहरिया, अब कहे आयो चलत की बेरिया। तो जब एक जो है पूरा 10 साल का रिजिम जा रहा है, एक चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है, तब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया है। हो सकता है इसका कुछ असर पड़े ना पड़े, देखना है। दूसरी चीज ये है कि जो मीडिया की फ्रीडम है, वो मीडिया की फ्रीडम जो है अपने आप में वो नहीं है जो हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी। मैंने 1988 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ज्वाइन किया था, और तब वो 400 से ऊपर सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, राजीव गांधी के नेतृत्व में। लेकिन एक अखबार समूह एकदम से जो है वो सरकार के पीछे पड़ा हुआ था और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था। लेकिन कोई ये स्थिति नहीं थी कि किसी एडिटर को गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए। आज इस बड़ी चुनौती की, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, खोजी पत्रकारिता की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर आलोचनात्मक रूप से भी पत्रकार और कॉलमनिस्ट कहीं पर लिखते पढ़ते हैं, तो दो कानून बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद हैं इस देश में, एक यूएपीए और एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये दोनों जो है वो संस्थानों पर लागू कर दिए जाते हैं, व्यक्तियों पर लागू कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आईपीसी वगैरह में बहुत सारे कानून हैं ही, आईटी एक्ट है। तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो लोकतंत्र की प्राणवायु होती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए बहुत सारी स्थितियां हैं। हाथरस में जाते हुए पत्रकार को अरेस्ट किया गया, लंबे समय बाद उसको जमानत मिली। ऐसे ही पत्रकार नियमित रूप से अरेस्ट होते रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अरेस्ट होते रहते हैं, और जो अपोजिशन पार्टीज के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं। और करप्शन का जो मामला है वो बहुत, करप्शन एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।
जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जांच संस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल सीधे सीधे जो है दूसरे का जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार है, और अपना भ्रष्टाचार जो है वो एक तरह से वो पूजा है, वो एक तरह से कार्यप्रणाली है, वो ईमानदारी है। तो इस मान्यता के साथ एक सरकार का जो तंत्र है वो बिहेव कर रहा है। रही बात डेमोक्रेसी की, एक जो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी का जो कोलैप्स है, ये मैं इसकी बात कर रहा था। दूसरा एस्पेक्ट जिसको अम्बेडकर ने कहा है कि एक शब्द है गणतंत्र, रिपब्लिक, दूसरा है डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा दोनों में फर्क होता है। गणतंत्र जो है वो एक तरह से जो नियमित चुनाव हो रहे हैं, जो शासन की संस्थाएं हैं, राज्य की संस्थाएं हैं, वो उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, उससे गणतंत्र स्थापित होता है। लेकिन जनतंत्र इसके बियॉन्ड चीज है। जनतंत्र जो है वो लोगों के जो जो पीपुल है, जो लोग हैं, तो आपसी रिश्ते हैं, वो कितने सद्भाव पर आधारित हैं, कितनी बराबरी पर आधारित हैं, कितनी जो है वो एक तरह से फ्रीडम पर बेस्ड है। तो वो रिश्ते जो है देश में, वो रिश्ते भी प्रभावित हुए हैं। हिंदू मुस्लिम का रिश्ता प्रभावित हुआ है, सवर्ण अवर्ण का रिश्ता प्रभावित हुआ है, पुरुष स्त्री का रिश्ता प्रभावित हुआ है, अमीर गरीब का रिश्ता प्रभावित हुआ है। आज भारत जो है वो दक्षिण अफ्रीका के बाद असमानता पर आधारित एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बड़ी है इस देश में। लोग इस बात से खुश हैं कि कुछ गारंटी योजनाएं आ रही हैं। और अभी मैं अपने गांव के जो है वो एक चौपाल पे खड़ा हुआ था, मतलब नुक्कड़ पर, तो एक महिला आई और उस महिला बहुत खुश थी। तो किसी ने पूछा भाई क्यों खुश हो? बोली वो साहब जो है वो जो किसान सम्मान निधि है वो हमारे खाते में आ गया। तो किसी जी ने जी। पूछा कि मतलब कब कार्ड बनवाया था? बोली अभी कार्ड मैंने जल्दी ही बनवाया था और गम से पैसा आ गया हमारे खाते में। ये उस हम्म, महिला के शब्द थे। फिर वो बोली कि जी मोदी जी। जी के अलावा कौन पैसा आज तक किसी ने दिया नहीं। तो ये जो एक हाँ। नैरेटिव चलाया गया है, राइट्स को जो है आपने एक तरह से गिफ्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एक आपने प्रजा से सिटीजन बनाया था, लेकिन अब इस रिजिम ने फिर से सिटीजन से जो है लोगों को प्रजा बना दिया है। तो लोगों की जो दीनता है, लोगों का जो एक तरह से एक परोपकार उपकार वाला भाव है, राइट्स वाला भाव खत्म हो गया है। स्टेट के प्रति जो बिलोंगिंगनेस है वो बहुत जो है वो कम हुई है, इंडिविजुअल के प्रति बिलोंगिंगनेस बढ़ी है। तो जनता के बीच जो सौहार्दपूर्ण रिश्ते होने चाहिए वो कमजोर हुए हैं। और एक जो हिंदू मुस्लिम का रिश्ता तो बहुत स्पष्ट इसका उदाहरण है। जगह जगह जो है विजिलेंट ग्रुप है, जो गोरक्षा के नाम पर, जो लव जिहाद के नाम पर, जो पढ़ाई लिखाई के नाम पर, जो हिजाब के नाम पर जो है एक तरह से हमले करते हैं। और एक तरह से जो है वो कैंपेन चलता है और फिर उसके बाद दंगे होते हैं और फिर एक नया रिश्ता कायम होता है। तो मंदिर मस्जिद का तो मामला अपने आप में है ही। तो ये रिलेशंस जो है, जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, ये रिलेशन जब स्टार्ट होता है इनइक्वलिटी पर बेस्ड, जेलसी और हेट्रेड पर बेस्ड हो जाता है। और सोशल जो हायरार्की थी, जो 90 के दशक में टूट रही थी, जो सवर्ण अवर्ण के बीच में बराबरी आ रही थी, वो एक तरह से धार्मिक आख्यान के माध्यम से, हिंदुत्व के आख्यान के माध्यम से फिर से रीस्टेब्लिश हुई है। और वो वर्ण व्यवस्था, वो जाति व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों से कमजोर हो रही थी, लेकिन अब संवैधानिक मूल्यों को किनारे रख करके जो धर्म ग्रंथों के मूल्य है वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो भारतीय समाज जो लोकतांत्रिक हो रहा था वो फिर से जो है असमानता, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता पर आधारित एक तरह से अलोकतांत्रिक देश बन रहा है। ये एक अधिनायक बात इस देश में उपस्थित हो रहा है। और कुछ जुमले, कुछ इमोशनल गेम प्ले किए जाते हैं। जैसे लालू यादव ने 3 तारीख को पटना में कहा कि भाई मोदी जी का परिवार नहीं है। तो अब जो है 1 अरब 40 करोड़ हमारा परिवार है और सब हमारा परिवार है, देखो ये परिवार, इस तरह का आख्यान इमोशनल चलाया जा रहा है। जबकि जो रियल इशूज है डेमोक्रेसी के वो साइड लाइन है। और विपक्ष सर भी मुझे नहीं लगता कि जी 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 हाँ हाँ, तो जी सर अगर जैसे 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शासन करते हुए, अगर उनकी सरकार का मूल्यांकन किया जाए तो उसको किस रूप में मूल्यांकन होना चाहिए? उसका मूल्यांकन जो है वो एक तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी इस देश में, और जो देखिए लोकतंत्र कोई स्थिर चीज नहीं है।
लोकतंत्र जी। अपने आप में गतिशील और विकासशील चीज है। और जब संविधान लागू हुआ तभी अम्बेडकर ने कहा था कि आज से हम जो है एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक व्यक्ति और एक वोट जो है एक का सिद्धांत लागू हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति और हर व्यक्ति, यहाँ हर व्यक्ति बराबर है राजनीतिक रूप से, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर लोग बराबर नहीं हैं। लोग जो है वो ब्राह्मण हैं, लोग दलित हैं, लोग पिछड़े हैं, तो वो बराबरी भी लानी है। और आर्थिक रूप से भी कोई बहुत गरीब है और कोई बहुत समृद्ध है, तो वो भी बराबरी लानी है। जब तक ये नहीं लाया जाएगा तब तक लोकतंत्र नहीं कायम होगा। तो एक तो जो है वो उसको लाने में ये सरकार जो है वो उस तरह से सफल नहीं हुई है जो चीजें लाई जानी चाहिए थी। दूसरी चीज ये जी। है कि जो भारत के संघीय ढांचे की जो संरचना थी, वो संघीय ढांचे की संरचना, मोदी जी आए थे तो वो एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे थे, एक सहकारी संघवाद की बात कर रहे थे। लेकिन सहकारी संघवाद कहाँ स्थापित हुआ? ना तो जो है वो नोटबंदी के समय में किसी मुख्यमंत्री से सलाह ली गई, ना जो है जब लॉकडाउन लगा तब किसी मुख्यमंत्री से सलाह ली गई, ना जो है जीएसटी के मामले में राज्यों की चल रही है, राज्यों को फंड का डिवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये जो तीन बड़े फैसले हुए, इन तीन बड़े फैसलों में जो भी राज्य हैं, चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो और चाहे वो गैर भाजपा शासित प्रदेश हो, उनकी राय का कोई महत्व नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में जो भारतीय शासन व्यवस्था चल रही, शासन प्रणाली चल रही है, वो निरंतर केंद्रीयकरण की ओर जा रही है। तो मोदी जी के कार्यकाल में ये एक बड़ी दिक्कत है। दूसरी चीज जो पारदर्शिता का सवाल था, जिसपे कि जो जजमेंट अगर आप पढ़िए इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो उसमें जो प्रशांत भूषण ने, कपिल सिब्बल ने, अन्य वकीलों ने जो चुनौती दी थी, उन्होंने कहा था कि ये जो इंडिविजुअल का जो मामला है, इंडिविजुअल का जो लोकतांत्रिक प्रणाली में उसका जो वजन है, उसकी जो हस्तक्षेप करने की क्षमता है, उसकी जो निर्णय का महत्व है, वो कम हो रहा है। क्योंकि कारपोरेट जो है वो एक एंटिटी के रूप में चंदा दे देगा और वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। व्यक्ति उतना चंदा नहीं देगा तो व्यक्ति प्रभावित नहीं करेगा। नीतियां कारपोरेट के पक्ष में बनेगी, व्यक्ति के पक्ष में नहीं बनेगी। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आर्टिकल 19 क्लास 1A के तहत जो है उसका वायलेटिव माना गया, उसका उल्लंघन करने वाला माना गया और खारिज किया गया। तो 2018 में ये लागू हुआ था। 2016 में तो वो लागू हुआ जो है अपना एक नोटबंदी, और 2018 में ये लागू हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो एक तरह से लॉकडाउन हुआ। तो बहुत सारे फैसले 10 सालों में मोदी जी ने मनमाने ढंग से लिया है। और एक बड़ा काम ये किया है कि इकोनॉमी हमारी दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इकोनॉमी से संबंधित आंकड़े नहीं आ रहे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, वो जो व्यापार घाटा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी व्यापार घाटे के बढ़ने का प्रभाव है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लोगों को जब कोई सुरक्षा नहीं मिल रही तो लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा जैसी दबंग जाति भी आरक्षण की मांग कर रही है, जबकि वो वैश्विक स्तर पर वो जो है एनआरआई हैं, उनके गांव भी समृद्ध हैं, वो एक समर्थ राजनीतिक रूप से समर्थ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमको रिजर्वेशन दो ओबीसी के नाम पर। तो ये एक विचित्र सी स्थिति देश में बन रही है। जो भी जो है वो आंकड़े हैं एनएसएस वगैरह के, पॉवर्टी के आंकड़े हैं, वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, लेकिन वास्तव में जो है वो किस बेसिस पर किया, गरीबी के पैरामीटर्स क्या है, ये पैरामीटर्स आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि आप 2000 कैलोरी एनर्जी आप मानेंगे, या $1.5-2 पर डे का मामला मानेंगे, या कैसे मानेंगे, या हर आदमी की जो आय है वो 1 लाख 2 लाख जो है वो। अभी बिहार का जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा बता रहा है कि वास्तव में जो है वो पॉवर्टी का लेवल क्या है बिहार में। जो कास्ट सेंसस हुआ है उसमें कास्ट के अलावा पॉवर्टी के तमाम आंकड़े आए हैं, तो वो आंकड़े 5,000 रुपए महीने पर लोग गुजर कर रहे हैं। ये डरावनी स्थिति है जो है। तो इसीलिए लोग, अच्छा जिस देश में 83 करोड़ लोग मुफ्त का राशन लेकर के गुजर कर रहे हो, वहां आर्थिक समृद्धि हम कैसे मान सकते हैं 10 सालों में? अगर 10 सालों में हमने यही किया है कि कोरोना के पीरियड में लाके सबको खड़ा कर दिया है वैसा जो है, तो ये आर्थिक तरक्की कहाँ हुई? सामाजिक रिश्ते बिगड़े, लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो है क्षरण हुआ,
मीडिया ने कंप्रोमाइज किया, ब्यूरोक्रेसी ने कंप्रोमाइज किया, जुडिशरी ने कंप्रोमाइज किया, और पार्लियामेंट में जो है वो तमाम महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो 2 मिनट 4 मिनट में बिना चर्चा के पारित हो जाते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन भी जो है वो कमजोर हुआ। लोकपाल नाम की एक संस्था बनाई गई थी, जो संस्था इसलिए बड़ा आंदोलन हुआ था, आप लोगों को तो याद होगा अन्ना जी का आंदोलन, और आम जी आदमी जी पार्टी उससे निकली, और जो है वो करे थे ऐसा लोकपाल नहीं, जन लोकपाल चाहिए। एक तो पिछले 10 सालों में लोकपाल ने कोई ऐसी जांच बिठाई हो, आप अपने स्मरण में बता दीजिए। और अभी एक जज साहब ऐसे बनाए गए हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में तमाम फैसले दिए हैं, उनको लोकपाल बना दिया गया है। तो सारे सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, सिस्टम जो है वो प्रो पीपुल नहीं है, सिस्टम एक पार्टी के पक्ष में है, एक नेता के पक्ष में है। मुझे लगता है इन 10 सालों का ये एक बड़ा अचीवमेंट है जो वो हासिल किया है उन्होंने, कि अपनी छवि को बहुत जो है एक मैग्लोमैनिक इमेज बनाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। एक पार्टी ने तमाम संसाधनों पे कब्जा किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के अगर डिटेल्स आ जाए तो पता चलेगा कि एक पार्टी को, लेकिन जो मोटा माटी डिटेल है, चंदे का 80-90% जो है एक ही पार्टी को गया है, तो उसने कारपोरेट के पक्ष में नीतियां बनाई हैं। तो ये जो चीजें हैं डेमोक्रेसी में, जो ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक तरह से जो है जो एक रूल ऑफ लॉ, वो सारी चीजें बहुत एक अंडर स्ट्रेन है जी। सर, लेकिन हम देख रहे हैं कि जनता उस तरह से प्रतिक्रिया, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब आप क्रमवार चीजें गिना रहे हैं, जो संकट गिना रहे हैं, जो भ्रष्टाचार, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसकी बात आप बता रहे हैं तथ्य के साथ, तो जनता इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? ये इस बात और जनता के बीच ये गैप क्यों है? हाँ गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और इसको समझने में तमाम राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री लगे हुए हैं। और लेकिन जनता एकदम से नहीं समझ रही है, मैं नहीं मानता, आप जैसे लोग समझ रहे हैं। अभी ध्रुव राठी का एक वीडियो आया है जिसको कि जो है करोड़ों लोगों ने देखा है, जिसपे योगेंद्र यादव ने एक टिप्पणी भी की है कि मतलब ये वीडियो ऐसा क्यों पॉपुलर है, जबकि क्या भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसी पर केंद्रित है। और ध्रुव राठी ने वही सारे बिंदु गिनाए हैं सिलसिलेवार, जो हम आप चर्चा करते रहते हैं। मैंने भी इस इशू पर जो है वो साल भर में 2 किताबें एडिट की हैं, एक लोकतंत्र का भविष्य, एक अभी जनतंत्र की जड़ें। तो दोनों में इन चीजों की चर्चा की है कि लोकतंत्र जो है वो दुनिया भर में लोकतंत्र से उबे हुए लोगों का भी एक समूह उभरा है, और एक पैटर्न उभरा है। तुर्की में उभरा है, हंगरी में उभरा है, अमेरिका में ट्रंप के रूप में उभरा है, ब्राजील में बोल्सोनारो के रूप में उभरा है। अच्छा, और इसके अलावा जो है टर्की में एक तरह से अर्दोवान के रूप में उभरा है, हंगरी में विक्टर ऑर्बन के रूप में उभरा है, इजराइल में नेतन्याहू के रूप में है। तो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में एक अधिनायकवादी और एक तरह से लोक लुभावनवादी शासक और नेतृत्व उभरा है। और वो करते क्या है कि वो तमाम लेजिस्लेशंस के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से ये संस्थाओं पर नियंत्रण करते हैं। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये एक गंभीर प्रश्न है। और वो गंभीर प्रश्न जो है वो इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे एक तरह से सोशल मीडिया है, जो डिजिटल जो है इंफॉर्मेशन के वो संसाधन है, वो इंफॉर्मेशन के संसाधन पर जो अलग तरह से सरकारी नियंत्रण कायम हुआ है। एक उपन्यास है जॉर्ज ऑरवेल का 1984, जो 1948 में लिखा गया था। जॉर्ज ऑरवेल एक तरह से कल्पना करते हैं, 1948 में वो कल्पना करते हैं कि एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड आएगा जो सूचना के सारे तंत्र पर कब्जा कर लेगा और वो अधिनायकवादी सत्ता को स्थापित करेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो मुझे लगता है कि लोग लोकतंत्र से भी उबे हुए हैं। लोकतंत्र ना ईमानदार तरीके से स्थापित हुआ, लोकतंत्र ना ही जो है वो उसने ठीक से डिलीवर किया, और ना ही लोगों के जीवन में वो सुख समृद्धि वो ला पाया। और इस लोकतंत्र को कमजोर करने में एक दूसरी प्रक्रिया ने योगदान दिया, जिसको कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम से जानते हैं। उसका जो एक तरह से जो है वो बृहत्तर योजना थी, वो पूंजी के पक्ष में, कारपोरेट के पक्ष में सारी संस्थाओं को केंद्रीकृत करने की योजना थी।
तो दो तरह से जो है वो चीजें हुई हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। एक तो कारपोरेट ने अपनी ताकत बढ़ाने, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, और प्रॉफिट ओवर पीपुल करके नाम चॉम्स्की का भी जो है वो मामला है। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जो आपने तो मीडिया के स्टूडेंट रहे हैं, मीडिया में आपने थ्योरी भी पढ़ी है, चॉम्स्की की किताब ही है कैसे कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जनमत को कंसेंट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है ये कारपोरेट अच्छी तरह से जान गया है। और उसने क्या किया है कि इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने रिलीजियस डिस्कोर्स का, रिलीजियस नैरेटिव का सहारा लिया है। भारत एक धार्मिक देश है और दुनिया भर में धर्म की वापसी हुई है। तो उस तरह से दोनों ने मिल करके, कारपोरेट ने और एक रिलीजियस और कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके लोगों के दिमाग को एक खास डायरेक्शन में मोड़ दिया है, जिसमें उनको सच और जो है झूठ का अंतर मिटता हुआ दिखाई पड़ता है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किस तरह से सोचना चाहिए और कैसे जो है वो सरकारों को देखना चाहिए, कैसे उन पे सवाल करना चाहिए। मीडिया जो जिसकी तो जिम्मेदारी जी तो क्या इसके पीछे, अगर भारत के संदर्भ में बात करें, तो क्या इसके पीछे सिर्फ आरएसएस है, या जो वैश्विक शक्तियां हैं उनकी भी भूमिका है लोकतंत्र को कमजोर करने में, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने में, और एक ऐसी सत्ता को कायम करने में जिसमें जनभावनाएं कम शामिल हो, या जनपक्ष उसमें कम शामिल हो, जनहित कम शामिल हो? तो इसमें क्या आरएसएस की ही भूमिका है अगर भारत के संदर्भ में बात करें, या फिर वैश्विक शक्तियां भी इसमें अपना रोल, अपनी भूमिका अदा कर रही? मुझे लगता है गौरव जी, पिछले 4-5 सालों में लोकतंत्र की चिंताओं को व्यक्त करते हुए बहुत सारी किताबें आई हैं, और डेविड रंसीमैन की आई है, स्टीवन लेवेस्की की आई है, और जो है वो क्रिस्टोफर जेफरला भी भारत के बारे में लिख रहे हैं, और जो है वो आकार पटेल ने भी मतलब मोदी के रिजिम को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। और तो एक तो जैसे ये है कि आप यंग आदमी हो, मेरी उम्र 62-63 साल है, तो जब उम्र बढ़ती है तो एक खास बीमारियां आपको घेरने लगती हैं। आपको डायबिटीज होने लगती है, आपको ब्लड प्रेशर होने लगता है, आपको प्रोस्टेट होने लगता है, आपको जो है और डिजीज होने लगती है। डेमोक्रेसी के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है। डेमोक्रेसी या तो अधेड़ उम्र में आ चुकी है और वो तमाम जो बीमारियां हैं उससे ग्रसित हो रही है। तो डेमोक्रेसी को एक बहुत क्लिंजिंग की जरूरत है, एक उसके जो है वो एक हेल्थ पैकेज की जरूरत है, पूरी उसकी सेहत की ठीक से जांच हो और उसके सेहत का नवीकरण किया जाए। अब ये सारे विद्वान ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि तुर्की है, हंगरी है, ब्राजील है, अमेरिका है, बहुत सारे देशों में एक अधिनायकवादी सत्ताएं, इटली है, इस स्थापित हो रही हैं। तो उन अधिनायकवादी सत्ताओं की जो लहर है वो पूरा यूरोप जो है वो राइट विंग के चपेट में आ गया है। ये एक जो है वो स्थितियां चल रही हैं। भारत में भी जो लग रहा था कि थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट के बीच में एक मॉडरेट लाइन, एक मध्यमार्गी दिशा में लोकतंत्र हमारा चलता रहेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। काफी कुछ जो है चीजें एक तरह से राइटिश डायरेक्शन में खिसक गई, और वो एक एक एक, एक, एक कहना चाहिए कि बेनोवेलेंट डिक्टेटरशिप। ये 90 के दशक से भी प्रेडिक्शन हो रहा था कि अगर तरक्की करनी है तो एक बेनोवेलेंट डिक्टेटरशिप चाहिए, एक उदार हृदय वाले तानाशाह चाहिए। तो चाइना का मॉडल लोग पेश करते हैं और देशों का कि भाई अगर तरक्की करनी है तो बहुत सारे आंदोलन हड़ताल, ये नीति आयोग के लोगों ने भी कहा था कि बहुत सारे आंदोलन हड़ताल नहीं करने चाहिए और खामोशी से जो है जो और रहना चाहिए, बहुत सवाल भी नहीं उठाने चाहिए। 5 साल में चुनाव हो जाते हैं, सरकारें आ जाती हैं, उनको विकास का काम करने देना चाहिए। विकास किसका होता है एक अलग अलग सवाल है। तो एक तो इकोनॉमिक एंगल से, दूसरे जो है जो एक मेजॉरिटेरियनिज्म आया है, एक बहुसंख्यकवाद आया है इस देश में जो है, तो बहुसंख्यकवाद ने भी लोकतंत्र को निगलने की भूमिका निभाई है। हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने बहुत सतर्क होकर कहा था, अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो है वो लोकतंत्र में बहुसंख्यक की ही नहीं चलती, बहुसंख्यक की इच्छा जो है वो अल्पसंख्यक की सलाह से चलती है, अल्पसंख्यक से पूछ करके चलती है। अगर अल्पसंख्यक को किसी बात पे आपत्ति है तो बहुसंख्यकों को उस दिशा में निर्णय नहीं लेना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। ये बाकायदा वो लोगों ने वार्न किया है जो है। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि मतलब मेजॉरिटी ने जो वोट कर दिया, मेजॉरिटी ने जो चाहा वो चीजें हो रही हैं। तो लोकतंत्र के भीतर जो है इस तरह के खतरे मौजूद थे। उनके लिए जो तमाम एक तरह से एक सावधानियां
और सतर्कताओं की जो बात की गई थी उनको कहा नहीं गया, जो है उनको ध्यान नहीं दिया गया। अंबेडकर ने भी कहा था कि हमने एक संविधान बनाया है, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि संविधान बहुत कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर उसे चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो वो अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन संविधान बहुत अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे लोग नहीं हैं तो कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छी तरह से चलेगा। वो उसको जो है वो उसकी दुर्गति कर देंगे। तो मुझे लगता है कि भारत भी उस तरह से चीजें भारत में चल रही हैं। बहुत सारे लोग आशंकाएं जता रहे हैं कि कहीं हम टर्की और ईरान की स्थिति में ना चले जाएं और वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा भारत के लिए। सर एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन किया गया और वहाँ लोकतंत्र, संविधान सबको एक किनारे लगाया गया, तो क्या वहाँ उससे आप अयोध्या से हैं, आप अवध से हैं, तो आप और बेहतर समझते होंगे, आप और करीब से देख पा रहे होंगे। तो क्या भारत वाक़ई में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है या फिर वो हिंदू राष्ट्र स्वीकार कर लेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका गौरव जी। और एक काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ ईश्वर की, धर्म की अवधारणाएं थी, उनको जो है वो एक तरह से भारतीय जो अवधारणा थी वो थोड़ी भिन्न अवधारणा रही है। और जो एक तरह से सेमेटिक रिलीजन या जो है वो ईसाइयत की या इस्लाम की और जो है यहूदियों की थोड़ी अलग रही है। तो उनके यहाँ एक तरह से ये दर्ज था कि भाई जो है वो ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, मोहम्मद साहब ने यहाँ पे जो है वो आए और ये सारा मामला किया, और इस तरह से जो है वो या जो है वो जो यहोवा हैं और उनका सारा मामला जो है इस तरह से चला, जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट वगैरह का जो मामला। हमारे यहाँ ये था कि जैसे राम जी जो है वो कण-कण में है और हर व्यक्ति अपने आसपास राम को महसूस करता था। गांधी ने भी उसी तरह से महसूस किया है, कभी अयोध्या का जिक्र नहीं किया। इवन तुलसी ने भी अयोध्या में रामचरितमानस लिखनी शुरू की और कहते हैं कि उन्होंने लिखा भी है कि मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लइबे के एक न दैबे के दो, अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बेगार न हो, और तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, वो को कहो जो तो को सुहाओ। तो अयोध्या कहते हैं कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसके बाहर ही वो वहीं पड़े रहते थे और उठे फिर बनारस गए, पूरा किया। उन्होंने भी इसका जिक्र नहीं किया है। या जो है वो एक तरह से के.एम. मुंशी जी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, वो भी 5 साल थे और वो कृष्ण जन्मभूमि और द्वारका और सब तमाम चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखते थे, इसका जिक्र नहीं किया। गांधी ने भी जो राम भक्त है नहीं जिक्र किया है। तो इनके लिए ईश्वर की अवधारणा जो है वो किसी एक स्थान से केंद्रित करने की नहीं थी, लेकिन अभी जो है वो ईश्वर को एक स्थान विशेष से केंद्रित किया जा रहा है, धर्म को एक ग्रंथ विशेष से बांधा जा रहा है। ये एक तरह से जैसे इस्लाम में मक्का है, कुरान है, या जो है वो ईसाइयत में एक तरह से जो है जेरूसलम है, सारी चीजें हैं। तो वैसे कोई एक स्थल को अपने धर्म का केंद्रीय स्थल बनाया जा रहा है, किसी एक किताब को जो है वो किया जा रहा है। तो एक मिशनरी रिलीजन या एक सेमेटिक एंगल से हिंदू धर्म को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऐसी प्रवृत्ति हिंदू धर्म की रही नहीं है। अब वो कितना इसको स्वीकार करेगी, कितना नहीं करेगी, ये देखा जाना है। ये बात अलग है कि अयोध्या में जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर का, अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, शंकराचार्यों की बात की भी अवहेलना की गई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें मंदिर जो है वो ईश्वर के अंग प्रत्यंग हैं और उनको इनकम्प्लीट मंदिरों का उद्घाटन नहीं किया जाता, लेकिन उसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, लक्ष्य से किया गया और लोग उसको उस तरह से जो है बारीक सवाल करते भी नहीं है। तो इंडियन स्टेट बेसिकली, इसका पर्पज इंडियन स्टेट का जो धर्म से, सभी धर्मों से समान दूरी का सिद्धांत था, उसको ध्वस्त करने के लिए था। और अब इंडियन स्टेट एक तरह से मेजॉरिटेरियन रिलीजन के लिए कमिटेड हो गया है और वो बाकी जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनके प्रति वो एक जो है वो एक द्वयम दर्जे का बर्ताव, एक जो है सौतेली संतान की तरह बर्ताव करने लगा है बहुत खुल करके। 24 में अगर जो मौजूदा निजाम है वो रिपीट होता है तो निश्चित तौर पे हिंदू राष्ट्र की घोषणा ऐसे भले न की जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने पर
सिखों के तरफ से भी सवाल उठ सकता है, दूसरे समाज के लोगों की तरफ, दूसरे हिस्सों की तरफ से सवाल उठ सकता है। लेकिन ये है कि एक संविधान की जो अगर बड़े बहुमत से जो है ये लोग सत्ता में आते हैं तो संविधान इस रूप में नहीं रहेगा, संविधान की स्थिति कुछ और होगी। सामाजिक राजनीतिक संरचना में भी बहुत उथल पुथल होने वाली है। तो भारत की स्थिति जो है मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत मेरी समझ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।